आज हम एक नए टॉपिक के साथ में अवेलेबल है जिसका नाम है वन संपदा। आज दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं वन संपदा के बारे में, जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से अभी आई है हमारी नवीनतम वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जिसके चलते इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। देखो इस टाइप से अपन स्टार्ट करते हैं वन संपदा के संबंध में। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर वन क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वन क्या होते हैं। सर वन वो होते हैं, यानी कि वो वृक्षावरण होता है, वो घास फूस पेड़ पौधे पत्तियां होता है जिनको उगाने में मानवीय योगदान ना के बराबर हो। यानी कि वन वो होता है जिसको उगाने में मानवीय योगदान ना के बराबर हो। मानवीय योगदान ना के बराबर हो। मानवीय योगदान ना के बराबर हो। तो ऐसी अपन वनावरण को क्या बोलते हैं, ऐसी अपन घास फूस पेड़ पौधे वनस्पति को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो वन बोला जाता है। और वनों से संबंधित आपको पता होगा, वनों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है वन सप्ताह। वनों को संरक्षण के लिए क्या मनाया जाता है, वन सप्ताह मनाया जाता है, या फिर जिसे अपन क्या बोलते हैं, वन महोत्सव बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए वन सप्ताह या वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तब आपको बता देना है कि सर वन सप्ताह तथा वन महोत्सव मनाया जाता है यानी कि जुलाई का प्रथम सप्ताह। कब मनाया जाता है, जुलाई का प्रथम सप्ताह। जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें क्या मनाया जाता है, वन सप्ताह मनाया जाता है या वन महोत्सव आपका मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह आपसे पूछा जाए, तब आपको बता देना है कि सर ये मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यानी कि अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें क्या मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। यदि आपसे पूछा जाए कि वन सप्ताह कब मनाया जाता है, तब आपको बताना कि सर जब स्कूल जाते थे सरकारी स्कूल में, और जो आपका जुलाई का फर्स्ट वीक पेड़ पौधों में पानी डलवाने का जो कार्य होता था, उससे आप लिंक कर सकते हो, उससे याद कर सकते हो कि सर वही वाला होगा वन सप्ताह, यानी कि जुलाई का फर्स्ट वीक आप कह सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तब आपको बता देना सर अक्टूबर का फर्स्ट वीक। महात्मा गांधी से संबंधित ध्यान करना, महात्मा गांधी जी ने वन्य जीव जंतुओं के लिए काफी ज्यादा कार्य किए थे, और उनकी एक वो थी कि वैसा वन्य जीव जंतुओं का प्रॉपर संरक्षण मिला जाए, है ना। तो वन्य जीवों का नाम आए तो अक्टूबर वाला याद कर लेना, और वन महोत्सव आ जाए तब आपको याद कर लेना है जुलाई का। दोनों जुलाई का फर्स्ट वीक हो जाएगा, ये बन जाएगा अक्टूबर का फर्स्ट वीक। अब बात करते हैं सर वन्य जीव जंतु के संरक्षण के लिए स्वतंत्रता से पहले रियासतों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए वनों के संरक्षण के लिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सर सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा वाइज, तो 1901 में एक रियासत आती है जिसका नाम है टोंक रियासत। सर टोंक रियासत क्या करती है वनों के लिए, यानी कि सर्वप्रथम ये आती है, सर्वप्रथम शिकार एक्ट लेके आती है। क्या लेके आती है, शिकार एक्ट लेके आती है, और जिसके माध्यम से क्या करती है, वन्य जीव जंतुओं के, वनों के नहीं, वन्य जीव जंतुओं के शिकार को प्रतिबंधित करती है। शिकार एक्ट कौन लाती है, सर टोंक रियासत लाती है। कब लाती है, 1901 में लाती है। और क्या करती है, इसमें शिकार को प्रतिबंधित करती है। इसमें क्या करती है, शिकार को प्रतिबंधित करती है, शिकार को प्रतिबंधित करती हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर 1901 के बाद में अगला आता है 1910 यानी कि इसमें आपकी आती है जोधपुर रियासत। क्या आती है, जोधपुर रियासत। और जोधपुर रियासत क्या करती है, वनों की कटाई को प्रतिबंधित करती है। ये करती है वनों की कटाई को प्रतिबंधित, वनों की कटाई को प्रतिबंधित करने वाली पहली रियासत आपसे पूछा जाए तब कौन सा बता देना, तब बता देना कि सर वो जोधपुर रियासत थी जिसने सबसे पहले वनों की कटाई को प्रतिबंधित किया। वन्य जीवों के लिए सबसे पहले कौन लेके आया था, तब उसके सामने टोंक रियासत बताना। सर ये शिकार एक्ट लाने वाली पहली रियासत थी। उसके बाद में बात करते हैं सर 1935 की। कब की बात करते हैं, 1935 की बात करते हैं, और इसमें आपकी रियासत आती है अलवर। इसमें कौन सी रियासत आती है, अलवर रियासत। और अलवर रियासत क्या करती है सर, अलवर रियासत वन्य जीव अधिनियम लाती है। ये क्या लेके आती है, वन्य जीव अधिनियम लाती है।
वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में वन्य जीव अधिनियम कौन सी रियासत के द्वारा लाया जाता है? तो बताना सर, ऐसे अधिनियम ऐसे अलवर रियासत के द्वारा लाया जाता है। अधिनियम अलवर रियासत के द्वारा लाया जाता है। उसके बाद में देखो, 01 को आपने कर दिया 10, 35 को 53 कर दीजिएगा। यानी कि बात करते हैं सर 1953 की। बात कब की करते हैं? 1953 की बात करते हैं, जब आपका भारत आजाद हो चुका था, राजस्थान राज्य अस्तित्व में आ चुका था। तो इसमें क्या किया जाता है? राजस्थान सरकार द्वारा, यहां पर राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव अधिनियम लाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा क्या लाया जाता है? वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम लाया जाता है। और यदि पूछा जाए कि सर इसका नवीनतम संशोधन कब हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछा जाए कि सर इसका नवीनतम संशोधन कब हुआ, तो आपको बता देना कि सर नवीनतम संशोधन, इसका नवीनतम संशोधन आपसे पूछा जाए तब क्या बता देना, सर ये आया कब था? 1953। देखो, पहला अधिनियम आता है, अलवर लाता है। अधिनियम कौन लाता है? अलवर लाता है। ऐसे अलवर ऐसे अधिनियम, और वो 35 में लाता है। 3-5 को आपने 5-3 कर दिया, और ये राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया पहला अधिनियम था। और संशोधित कब होता है? सर 3 में 1 जोड़ो ना, 3 में 1 जोड़ो तो कितना बन जाएगा? सर 3 में 1 जोड़ा तो 4 बन गया। यानी कि 2014 में इसका क्या किया जाता है? नवीनतम संशोधन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण डाटा है, ध्यान रखना कि वन सप्ताह कब मनाया जाता है, तो जुलाई का फर्स्ट वीक बता देना। और वन्य जीव सप्ताह आपसे पूछा जाए तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक बताना। यदि आपसे पहले पूछा जाए कि सर कौन सी ऐसी रियासत थी जो सबसे पहले आपका शिकार एक्ट लाती है या फिर वन्य जीव जंतुओं के संबंध में कार्य करती है, तो वो टोंक रियासत बन जाएगी। सर यहां पर क्या किया था? शिकार को प्रतिबंधित किया था। इसके बाद मैं आपको बताना, सर 1910 में जोधपुर रियासत जो वनों को प्रतिबंधित करती है काटने के लिए, और वनों से संबंधित नियम लेके आती है। इसके बाद में अधिनियम से संबंधित बात करें तो अलवर रियासत अधिनियम लेके आती 1935 में। राजस्थान सरकार के द्वारा अधिनियम 5-3 में लाई। ये 3-5 है, ये 5-3 है। और 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, जो कि अभी इसका क्या है? नवीनतम संशोधन हुआ है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, वन्य जीव अधिनियम की बात होगी। अब अगली अपन बात करते हैं सर, हाँ, कि भाई साहब वनों के बाद में अब हम बात करते हैं कि वनों का अलग अलग प्रकार से क्या पाया जाता है? वर्गीकरण पाया जाता है। और हमने क्या किया था? जब स्वतंत्रता के बाद में इससे संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि ये हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता से पहले कर रहे थे। एक अधिनियम राजस्थान सरकार वाले की बात करें, वो स्वतंत्रता के बाद में था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में होता क्या है? 1949-50, 1949-50 की अपन बात करते हैं। सर आपका वन विभाग की स्थापना की जाती है। क्या बनाया जाता है? वन विभाग की स्थापना की जाती है, पहली बात। और 1952 में क्या घटनाक्रम होता है? देखो, सबसे पहले 1949-50 में हमने क्या किया? वन विभाग की स्थापना की। तो सर वन विभाग एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है वनों के संबंध में, और यह कहता है कि सर इस समय 13% भूभाग पर वनावरण था। 13% भूभाग पर वनावरण था। और सर वनों का आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना था? 13% था। ये कब की बात हो रही है? जब पहली बार वन विभाग ने अपने डाटा प्रकाशित किया। तो ये चिंतनीय विषय था। तो यहां पर सारे लोगों ने कहा कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा, तो यहां पर वन नीति लाएगी कि सर एक ऐसी वन नीति लाओ जिसके माध्यम से वनावरण को बढ़ाया जाए। तो इसके संदर्भ में क्या होता है? 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति क्या आती है? पहली राष्ट्रीय वन नीति। पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आती है? तब आपको बताना सर 1952 में आती है। 1952 में क्या आता है? पहली राष्ट्रीय वन नीति आती है। और इसमें क्या कार्य किया जाता है? ध्यान से समझना। इसमें कार्य किया जाता है कि 33% भूभाग पर, 33% भूभाग पर वनावरण का लक्ष्य, वनावरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यहां पर सर लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 33% भूभाग पर वनावरण होना अनिवार्य था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन विभाग की स्थापना के समय भारत में कुल वनावरण कितना था? तब बताना सर 13% था। कितना था? 13% था। और वहां पर आपको पूछा जाए कि कितने परसेंट पे आपका वनावरण का लक्ष्य निर्धारित किया, तो बताना 33%। ये कब किया जाता है? 1952 में किया जाता है। देखो 1952 में 2 आता, 2 के बाद में 3 थे, है ना? 2 के बाद में 3 थे, यानी कि 1952 में 33% वनों के आवरण का हमने क्या करा? लक्ष्य निर्धारित किया। यदि आपसे पूछा जाए कि नवीनतम वन नीति कौन सी है? नवीनतम, यदि आपसे पूछा जाए नवीनतम वन नीति, नवीनतम वन नीति, अभी हम राष्ट्रीय वन नीति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता देना सर 1988।
नवीनतम वन नीति कब आती है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में आपको बताना है। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, यदि बात करूं मैं राजस्थान के संदर्भ में, तब आपको बताने से राजस्थान की वन नीति कब आती है, तो ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है, आपको नोट करना है। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान के संदर्भ में है, तो राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जाए कि सर वन नीति कब आती है, तो राजस्थान की वन नीति के संदर्भ में बताना कि सर ये आती है 2010 में। राजस्थान की वन नीति आती है 2010 में, और सर राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाता है जो वन नीति लेकर आता है, यानी कि देश का प्रथम, यानी कि राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन जाता है जो वन नीति लेकर आता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके साथ में और ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में 2010 विभिन्न प्रकार की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। सारी नीतियां एक साथ में बता रहा हूं, देखिएगा कि वन नीति कब आई थी, 2010 में आई थी। वन नीति के बाद में आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पर्यावरण नीति कब आई, तो पर्यावरण नीति के संबंध में भी बताना सर ये भी 2010 में आती है। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि सर जल नीति राजस्थान में कब आई, तब भी बताना सर ये भी 2010 में आई। यदि आपसे पूछा जाए कि सर कृषि नीति कब आई राजस्थान में, तब भी बताना सर ये भी 2010 में आई। और जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की जाती, तब भी बताना सर 2010 में। अरे क्या बता देना, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना राजस्थान में कब की जाती है, तब भी बता देना सर 2010 में की जाती है। अपने आप का महत्वपूर्ण है। देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, यदि आप देखो इसको एक तरीके से कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि सर यदि आपसे पूछा जाए कि वन नीति 2010 में, यानी कि जब वन बढ़ेगा तो पर्यावरण कैसा होगा, अच्छा होगा। सर पर्यावरण अच्छा होगा तो वर्षा होगी तो जल होगा, जल होगी तो कृषि होगी, कृषि होगी तो फिर जैव विविधता में विकास होगा। तो कहने का मतलब वन, पर्यावरण, जल, कृषि, ये सारी की सारी नीतियां कब आती है राजस्थान में, तो बता देना सर 2010 में आ जाती है। कब आ जाती है, 2010 में आती है। और आपको पता होगा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी कब की जाती है, 2010 में की जाती है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और यहां पर ध्यान रखना, देश का पहला राज्य बन जाता है जो यहां पर क्या करता है, वनों का वन नीति लेके आता है। ये राजस्थान के संदर्भ में हमने बात कर ली। राष्ट्रीय नीति की बात करें तो यहां पर बता देना 1988 में बता देना। और इससे पहले आपसे पूछा जाए कि पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आती है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आती है। 2 के बाद में 3 का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, यानी कि इस समय 33% वनावरण होने का लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं। इसके बाद में ध्यान देना 1949-50 में क्या किया जाता है, वन विभाग की स्थापना की जाती है। उस समय भारत में 13% भूभाग पर वनों का आवरण था। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं वनों के संबंध में। तो सर इसके संबंध में हमें बात कर लेनी चाहिए वनों के साथ में कि वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की जाती है। वन सर्वेक्षण विभाग, यदि आपसे पूछा जाए कि वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की जाती है, वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की जाती है, तब आपको बता देना सर 1981 में। कब की जाती है, वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है 1981 में। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए कि सर इसका मुख्यालय कहां पर है, तब आपको बता देना कि इसका मुख्यालय है देहरादून में। इसका मुख्यालय कहां पर है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो देहरादून में बताना। देहरादून कहां पर है, उत्तराखंड में। देहरादून क्या है, उत्तराखंड में। सर ये वन सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, तो ध्यान रखना वन सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्या करता है, एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है सर, जिसको बोला जाता है ISFR। क्या बोला जाता है, ISFR, यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको बोला जाता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। जिसको क्या बोला जाता है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट इसको बोला जाता है। सर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, क्वेश्चन पूछा जाएगा ISFR की फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट इसको बोला जाता है। और ये कौन जारी करता है, तो बताना सर वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। 1981 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय जिसका देहरादून में। और महत्वपूर्ण बात का लिखना, ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। ये कब होती है, प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित। ध्यान रखना ये प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है। और ध्यान रहे कि कृषि गणना की बात कर ले, पशु गणना की बात कर ले, ये 5 वर्ष के बाद में होती है। जनगणना 10 साल के बाद में होती है। वहीं पर अब यदि आपसे पूछा जाए वन गणना कब होती है, तो वन गणना प्रति 2 साल के बाद में होती है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। अगला ध्यान दे, तो यहां पर हमारी बात होगी 1987 में। सर इसने पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की, इसकी पहली रिपोर्ट यदि आपसे पूछा जाए ISFR फर्स्ट कब आई थी, तो इसकी पहली रिपोर्ट की अपन बात करें
तो आपको बता देना सर 1981 में तो इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1981 में। लेकिन पहली रिपोर्ट 87 में आती है, इस बात का ध्यान रखना। इसकी पहली रिपोर्ट कब आती है? 87 में, यानी कि 987 इसकी पहली रिपोर्ट आती है। और सर आपसे पूछी जाए कि नवीनतम रिपोर्ट कौन सी है, नवीनतम रिपोर्ट कौन सी है, तो नवीनतम रिपोर्ट आपसे पूछी जाए सर ये 17वें नंबर की है, ये 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ये नवीनतम 17वीं रिपोर्ट है, और 17वीं रिपोर्ट 2021 आई है। कौन सी आई है जी? 17वीं रिपोर्ट 2021 आई है। दोस्तों ध्यान रखना कि ये आपकी 2022 में प्रकाशित होती है, जनवरी 2022 में इसका प्रकाशन होता है। ये रिपोर्ट जब नहीं आती है तब भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब भी ये रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है इसका मतलब ये क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछा गया। अभी पिछले पेपरों को आप जाकर देखोगे तो सारे पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपकी नवीनतम रिपोर्ट की मैं बात करूं सर 17वीं रिपोर्ट 2021 पहली पूछी गई थी आपकी 1987 में, और इससे पहले बात करें ये प्रति 2 साल बाद में ISFR प्रकाशित करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर इसका संबंधित मंत्रालय कौन सा है, यानी कि कौन सा मंत्रालय इसका प्रकाशन करता है, यदि आपको मंत्रालय के संबंध में पूछा जाए तो आपको बता देना है भारतीय वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है? इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, यदि आपसे पूछा जाए कि सर वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, तब इस मंत्री के संबंध में बता देना भूपेंद्र यादव। बहुत ही महत्वपूर्ण। कभी कभार आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो वो जो कोई नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित होती है उससे संबंधित विभाग के मंत्री का नाम पूछा जाता है, तब आपको बता देना है भूपेंद्र यादव। इसका मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव इसके क्या मंत्री है, और भारतीय वन पर्यावरण और जलवायु संरक्षण मंत्रालय इसका प्रकाशन करता है, और नवीनतम रिपोर्ट है ये आपकी। अब इसके अंतर्गत देखते हैं और क्या क्या खास बातें हैं इसके अंतर्गत। ओके, अब इसके साथ में अपन बात करते हैं कि सर ये वाली जो नवीनतम रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ है, सबसे पहले बात कर लें कि सर ये कौन से आपके उपग्रह के माध्यम से आपकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पर एक उपग्रह के माध्यम से इस रिपोर्ट को इस बार तैयार किया गया है, जिसका नाम था रिसोर्सेट 2। रिसोर्सेट 2 सैटेलाइट के माध्यम से इस रिपोर्ट का क्या किया गया है? तैयार किया गया है। और ये आपका अगली बात करते हैं सर जो ISFR है इसके मुख्य डाटा क्या है, मुख्य आंकड़े क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर वन आवरण कितना है, यानी कि आपसे पूछा जाए वन आवरण कितना है, यदि आपसे पूछा जाए रिकॉर्डेड या फिर आपसे पूछा जाए अभिलेखित, किसकी बात करें? यदि आपसे पूछा जाए कि सर अभिलेखित वनावरण कितना है, तब आपको यहां पर बताना है कि सर ये है आपका 9.60% है। इतने प्रतिशत सर यहाँ पर वनावरण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। लास्ट वाली गणना की अपन बात करें तो उसमें था 9.57%। ये आपका क्या था, यानी कि आपकी पिछली रिपोर्ट के अनुसार था। ये आपकी थी पिछली रिपोर्ट के अनुसार। वृद्धि कितनी हुई सर, यानी कि आपकी 0.3% की वृद्धि होगी। सर ये वृद्धि कैसे हुई, तब आपको बता देना कि सर यहाँ पर टोटल वनों में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर वनों में वृद्धि की आपसे बात की जाए तब सर वो हुई है 25.45 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 25.45 किलोमीटर स्क्वायर वनों की वृद्धि हुई है राजस्थान में। कितनी हुई है? 25.45 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये पॉइंट के साथ में इस डाटा को ध्यान रखना, यानी कि इतने प्रतिशत यहाँ पर इतना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, तब जाके इतने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। यहाँ पर 9.60 है, इस बात का ध्यान रखना। बात हो रही है कहां की? वनावरण की बात हो रही है, अभिलेखित वनों की ध्यान रखें। यदि दो डाटा आपसे अलग अलग पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल वनावरण कितना है, राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण कितना है, और आपसे पूछा जाए कि सर कुल वृक्षावरण कितना है ना। फिर आपसे पूछा जाए कि सर वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना होता, प्लस आपसे पूछा जाए कि सर वृक्षावरण कितना है, तब आपको इसके क्या क्या आंसर देने हैं देखिएगा। यदि कुल वनावरण की बात करें तो इसका बनता है सर 4.87%, ये आपका वनावरण है। और वृक्षावरण की बात करें तो सर ये बनता है 2.56%। यदि आपसे पूछा जाए
कि सर टोटल वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है, तो 7.4% बताना। ये यदि आपसे पूछा जाए कुल वनावरण कितना है, 4.87 बताना। यदि आपसे कुल वृक्षावरण पूछा जाए तब आपको 2.56 बता देना है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों, तो इनको जोड़कर कितना बता देना है, 7.4 बता देना है। तो सर ये क्या है, ये अभिलेखित वन है, यानी कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। तो अभिलेखित वन कितने हैं, अभिलेखित वनावरण कितना है, तब 9.60 बताना है। यदि ऐसे अभिलेखित नाम ना आए तो वनावरण पूछा जाए तो 4.87 बताना है, वृक्षावरण 2.56 बताना है, वनावरण प्लस वृक्षावरण पूछे तो 7.4% आपको बता देना है। क्लियर हुआ क्या, ये महत्वपूर्ण डाटा यहां पर ध्यान रखना। सर अब बता दीजिएगा कि वनावरण और वृक्षावरण में फर्क क्या होता है, कि वनावरण क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है। तो यहां से एक बात का ध्यान देना कि कोई भी 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, और यहां पर हमने देख लिया यदि उस एरिया में 10% से कम वन है, यदि किसी एरिया में देखो यहां पर खुले खुले पेड़ लगे हैं, और यदि यहां पर इतना टोटल मिला के यदि 10% से कम आवरण है, यदि 10% से कम आवरण है वनों का, तब इसको अपन क्या बोलते हैं, वनावरण बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, वनावरण बोलते हैं। लेकिन वहीं पर एरिया यदि 10% से ज्यादा हो जाए, वो एरिया कितना हो जाए सर, 10% से अधिक, यदि वो होता है 10% से अधिक, तब इसको क्या बोला जाता है, 10% से अधिक है तब इसको वनावरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वनावरण बोलता है। यहां पर वनावरण नहीं होगा, इसको वृक्षावरण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको वृक्षावरण बोला जाता है। यदि 10% से कम है तो वृक्षावरण कहेंगे, और 10% से ज्यादा है तो इसको क्या बोला जाएगा, वनावरण बोला जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, वनावरण तथा वृक्षावरण कितना है, तो इस हिसाब से ये डाटा आपको क्या रखते हैं, ध्यान। आगे बात करते हैं, इसके संबंध में आगे बात करते हैं। यदि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाए कि सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है, यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वनों वाला जिला, वनों वाला जिले, तो सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में वन पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें। सर ये डाटा आपको दो तरीके से पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं, और दूसरा हमें देखना होता है प्रतिशत के अनुसार, दूसरा हमें देखना है प्रतिशत के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आपको बता देना है नंबर 1 पे उदयपुर, उसके बाद में आ जाएगा अलवर, उसके बाद में आ जाएगा कौन सा, जाएगा प्रतापगढ़, उसके बाद में आ जाएगा 12। तो ये 4 है जो आपका किस आधार पे बनता है, यानी कि वनावरण जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। पहला आपका उदयपुर हो जाएगा, उसके बाद में अलवर हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, उसके बाद में 12 हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करें प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार अपन बात करें तो सबसे पहले कौन सा बन जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। तो ध्यान रखें प्रतिशत के अनुसार पहले नंबर पे उदयपुर है, और क्षेत्रफल के अनुसार भी क्या है, उदयपुर है। उसके बाद में अपन बात करें तो दूसरा हमारा बन जाएगा प्रतापगढ़, उसके बाद में बात करें तो बन जाएगा सिरोही, उसके बाद में बन जाएगा करौली। तो ये आपका प्रतिशत के अनुसार बनने वाले जिलों का क्रम है, और ये आपका बनने वाला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो अभी एक बार इनको देख लेते हैं किस टाइप से इनको याद किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान रखें कि जिस टाइप से आपका बात करें क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनों का, यानी कि जो वन के बढ़ते क्रम में यदि आप देखना इसको चाहते हैं तो इस टाइप के एक एरो के माध्यम से आप इसको याद करें। यानी कि इस प्रकार से देखिएगा, जैसे कि ये वाला एरो है, यहां पर सबसे पहले आपने कर दिया उदयपुर, इसके बाद में जो ऊपर वाला है ये आपका बन गया अलवर। यानी कि उदयपुर से आपका कहां तक है, अलवर। 1 नंबर पे उदयपुर हो जाएगा, 2 नंबर पे आपका अलवर हो जाएगा। इसके बाद में बात करें अगले नंबर पे आपका कौन सा बन जाएगा, प्रतापगढ़ बन जाएगा, और इसके बाद में अगला इधर कौन सा बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी कि आपका उदयपुर पहले नंबर पे, उसके बाद में अलवर हो जाएगा, उसके बाद प्रतापगढ़ हो जाएगा, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, 12 बन जाएगा। यानी सर्वाधिक वन बढ़ रहे, ऐसे क्रम में याद करना। कैसे याद करना, ऐसे। तो ऐसे का मतलब सर ऐसे, तो 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। तो ये आपका वनों के बढ़ते क्रम यदि क्षेत्रफल के अनुसार। प्रतिशत की बात करें तो आपको क्या करना सर, जस्ट प्रतिशत बना देना है। यानी कि बीच वाला ये कौन सा बन गया, ये बन गया आपका उदयपुर। देखो मैप में देखते हैं तो इधर उदयपुर आता है, प्रतिशत में इधर वाली बिंदी का देख लीजिएगा कौन सा बन जाएगा, प्रतापगढ़ बन जाएगा। तो ये वाला आपका प्रतापगढ़ बन गया। इधर वाले की बात करें तो कौन सा बन गया, सिरोही बन गया। तो ये 3 मुख्य रूप से याद कर सकते हैं। अगला ध्यान रखना इन दोनों के बीच में इधर कौन सा बन जाएगा, करौली बन जाएगा। तो प्रतिशत देखिए जस्ट आपने इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला,
ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इधर फिर कौन सा बन जाएगा, करौली बन जाएगा। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रतिशत के अनुसार जस्ट आपको प्रतिशत बनाना है, क्षेत्रफल में केवल ऐसा बना देना। तो यहां पर आपका बन जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और दूसरी अपन बात करते हैं प्रतिशत के अकॉर्डिंग। अगला अपन बात करते हैं यानी कि न्यूनतम वनावरण वाले जिले, न्यूनतम वनावरण वाले जिले। सर जो न्यूनतम वनावरण वाले जो जिले हैं इसमें भी अपन दो तरीके से बांट सकते हैं इनको। एक तो अपन बांट सकते हैं इसको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ही किया था। एक तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होगा और दूसरा होगा प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार। तो जब बात करते हैं अपन क्षेत्रफल के अनुसार तो इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें भी ध्यान रखना एरो इस टाइप से ही बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा और दूसरा एरो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि यहां पर सबसे आपका न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला चूरू बन जाएगा। उसके ऊपर चलते हैं तो कौन सा बन जाएगा, हनुमानगढ़ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, हनुमानगढ़ बन जाएगा। और इसमें अपन बात करें तो इधर बन जाएगा जोधपुर और उसके बाद में बन जाएगा गंगानगर। जोधपुर क्योंकि हनुमानगढ़ के पास में कौन सा बन जाता है, गंगानगर बन जाता है। तो ये वो जिले हैं, यानी कि आपका 1 नंबर पे बन जाएगा और ये आपका 2 नंबर पे हो जाएगा, ये 3 नंबर पे है, ये आपका 4 नंबर पे है। तो ये वो क्रम हो गया। इसमें भी आपको एरो ऐसे ही करना है, लेकिन ध्यान रखना आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे की तरफ बढ़ेगा। ये देखो उसमें क्या था, हमने ऐसे बात किया था, उदयपुर आ गया था, अलवर आ गया, फिर आपका प्रतापगढ़ आ गया था, दूसरा इधर बन गया एक और उसके बाद में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या, और एक और उसके पीछे बढ़ रहा है। तो आपका चूरू हो गया, हनुमानगढ़, मतलब अगला इसके पीछे होगा, वनों में कमी हो रही ना, तो इसका मतलब आपका जोधपुर बन जाएगा, इसके बाद में कौन सा बन जाएगा, गंगानगर बन जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं, यदि प्रतिशत के हिसाब से आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है प्रतिशत में सबसे कम आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें भी इसी प्रकार का एरो आपको ध्यान में रखना है। और प्रतिशत में सबसे कम आपका बन जाएगा जोधपुर, प्रतिशत में बन जाएगा जोधपुर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बन जाएगा चूरू, इसके बाद में बन जाएगा जैसलमेर, उसके ऊपर आ जाएगा बीकानेर। इसमें भी कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। यदि इसमें भी आप एरो देखो तो वो की वो बन रहा है, इसमें भी ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जोधपुर बन जाएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे चूरू आ जाएगा, 3 नंबर पे जैसलमेर आ जाएगा, 4 नंबर पे आपका बीकानेर आ जाएगा। ये आपका प्रतिशत तथा क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, न्यूनतम वनावरण वाले जिलों का सीक्वेंस है। और लास्ट वाले टाइम अपन याद कर लिया था किसके संबंध में, लास्ट वाले में देखो हमने कर दिया सर्वाधिक वनों वाले जिले, ये क्षेत्रफल तथा प्रतिशत के अनुसार, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रतिशत के अनुसार। किस टाइप का एरो है उस हिसाब से आप उसको याद कर सकते हैं। अगला अपन बात करें कि न्यूनतम वनों वाले, किसकी बात कर ले, न्यूनतम वनों वाले जो प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से इस प्रकार से इनका क्रम रहेगा। अगले अपन आगे बात करते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि सर सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वन वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक वन वृद्धि दर कौन से जिले में दर्ज की गई है। सर सर्वाधिक तो हो सकता है वहां पर नहीं पाया जाता हो, लेकिन पिछली रिपोर्ट के अनुसार इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो है आपका कौन सा, अजमेर। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला कौन सा है, तो अजमेर बताना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम वृद्धि दर वाला, यदि न्यूनतम वृद्धि दर वाला आपसे पूछा जाए तब बताना है जालोर। कौन सा बता देना है, जालोर बता देना है। तो इस संबंध में ध्यान रखना कि सर अपन को याद कर लेना है जो अपनी लूणी नदी के माध्यम से, लूणी नदी निकलती है अजमेर से, इसका विलय कहां पर हो जाता है, कच्छ की खाड़ी में हो जाता है। लेकिन इससे पहले अंतिम हमारा राजस्थान का जिला कौन सा बन जाता है, जालोर बन जाता है। और इसका उद्गम कहां से हो जाता है, उद्गम सर अजमेर से हो जाता है। तो ध्यान रखना जहां से आपकी लूणी नदी चले वहां पर वनावरण सर्वाधिक होता है, यहां पर आपका क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहां पर ध्यान रखना सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में जो आपकी वृद्धि दर दर्ज की गई है वो अजमेर में है, और जो न्यूनतम वृद्धि दर जो आपकी दर्ज की गई है वो कहां पर है, जालोर में। इसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं, ये तो वनों की वृद्धि दर से संबंधित हो गया। सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला, यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तब आपको बता देना है पाली। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाला जिला कौन सा बन जाएगा, जहां झाड़ी सर्वाधिक है वो आपका पाली बन जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम, न्यूनतम झाड़ी वाला जिला, न्यूनतम झाड़ी वाला जिला, तो बता देना है हनुमानगढ़। कौन सा बता देना है, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ वो जिला है जहां पर न्यून झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, और सर्वाधिक की अपन बात करें तो वो कहां पर पाया जाता है, पाली जिले में पाया जाता है। तो ये तो था आपके महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपकी नवीनतम जो आपकी वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं।
इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं वनों के संबंध में, वनों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, जब वनों के वर्गीकरण के संबंध में बात करते हैं सर, वनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। वनों के वर्गीकरण दो प्रकार से, एक होता है प्रशासनिक दृष्टि से, एक होता है वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक दृष्टि से, और दूसरा अपन कहें कि वनस्पति के अनुसार। दूसरा जो होता है वो वनस्पति के अनुसार होता है। यानी कि कहने का मतलब है, एक तो होता है प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासन ने वनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। एक सर वो होता है जहां पर वनस्पति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, कहीं कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, कहीं आपके जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहीं सदाबहार वन पाए जाते हैं, उस अकॉर्डिंग इसका विभाजन कहां पर होता है। एरिया प्रशासन ने अलग अलग वनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से, ये आपका 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। कितने प्रकार से विभाजित होता है? 3 प्रकार से इसका विभाजित किया जाता है प्रशासनिक दृष्टि से। जो पहले वाला होता है उसको बोला जाता है रक्षित वन, रक्षित या फिर जिसे बोला जाता है संरक्षित वन बोला जाता है ना। इसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो आपको याद कर लेना है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और इसको पी से याद कर लेना है। और इसके बाद में दूसरे नंबर की अपन बात करें, दूसरे प्रकार का होता है आरक्षित वन। दूसरे प्रकार का होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन की अपन बात करें, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, ये आपके होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, और इसको अपन को याद आर से याद करना है। इसके बाद में अपन बात करें अगले नंबर का, तो उसको बोला जाता है अवर्गीकृत वन। इसको क्या बोला जाता है? अवर्गीकृत वन बोला जाता है। और ये वाले जो वन होते हैं इसको अनक्लासिफाइड वन बोला जाता है। इसको बोला जाता है अनक्लासिफाइड बोला जाता है, अनक्लासिफाइड होता है, इसको यू से याद करना है। तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक दृष्टि से है, वनों का वर्गीकरण निम्न 3 प्रकार से देखने को मिलता है। एक तो होता है आपका रक्षित वन, जिसको संरक्षित वन बोला जाता है, तो इनके अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना कि सर इसको पी से याद करना है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। दूसरा आरक्षित वन होता है, उसको आपको रिजर्व फॉरेस्ट के अनुसार बोलना है। और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन होता है, जिसको अपन अनक्लासिफाइड वन बोलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण नहीं है। तो 3 तरह के ध्यान रखना कि ये वाला बनता है रक्षित या संरक्षित वन होता है, आरक्षित वन होता है, अवर्गीकृत वन होता है, इसमें खुले वन दे दिया जाएगा। तो प्रशासनिक दृष्टि से ये 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है। अब बात करते हैं कि सर इसमें सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, कितने परसेंटेज पाया जाता है, न्यूनतम कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि सर जो सीक्वेंस में लिखा है PRU, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, यानी कि पहले P आता, फिर R आता, और ये फिर आपका क्या आता, U आता है। इसी टाइप से ये वाला जो वन होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं। ये क्या होते हैं? सर्वाधिक 56.43% पे होते हैं। कितना होता? 56.43% पे होता, और ये होता आपका 37.05% पे होता है ना, और ये होता आपका 6.52% पे। क्लियर है क्या? तो इसमें ध्यान रखना कि ये वाला जो वनों का हमने प्रतिशत यहां पर बनाया है, ये आपका कैसे है? बढ़ते घटते क्रम में है। यानी कि सर्वाधिक वन पी प्रकार के, उसके बाद में आर वाले, फिर उसके बाद में यू वाले, यानी कि पी आर यू। ये आपका होता रक्षित वन हो गया, आरक्षित वन हो गया, अवर्गीकृत वन हो गया, और इनके परसेंटेज बात करें 56% पाया जाता, ये 37% पाया जाता, और ये 6% पाया जाता। इसी टाइप से यदि आप देखोगे तो ये आपका टोटल बन जाएगा पी आर यू। इस तरीके से याद करना। अब बात करते हैं सर रक्षित वन क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर रक्षित वन होता क्या है। सबसे वन बाय वन बात करते हैं अलग से। यदि आपसे पूछा जाए कि सर रक्षित वन क्या होता है, सबसे पहले बताना है कि सर ये वन विभाग के अधीन होते हैं। ये वन विभाग के अधीन होते हैं, वन विभाग के अधीन होते हैं, पहली बात। दूसरी बात अपन करते हैं कि सर इसमें आपको अनुमति के बाद में, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी वन विभाग से। अनुमति के बाद में आप क्या कर सकते हो? इसमें वनों की कटाई कर सकते हो, वनों की कटाई, और इसमें क्या कर सकते हैं? पशु चराई कर सकते हैं। वनों की कटाई और पशु चराई की जा सकती है। इसके बाद में बात करें सर कि दूसरे प्रकार के जो वन पाई जाती है, इसका परसेंटेज आपको पता होगा 56.43 है। ये हमने लास्ट टाइम उसमें लिखा, तो एक इंडेक्स आप यहां से बना सकते हैं। तो इसके बाद में दूसरे नंबर की अपन बात करें तो दूसरे नंबर का होता है आपका आरक्षित वन। आरक्षित वनों की अपन बात करें सर, जो आरक्षित वन होता है ये भी वन विभाग के अधीन में होते हैं। ये भी होता है वन विभाग के अधीन होता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना किस प्रकार के वन है? आरक्षित वन है सर, रिजर्व फॉरेस्ट है। यानी कि यहां पर आरक्षण मतलब
इस वनों को टच नहीं किया जा सकता, यहां प्रवेश नहीं किया जा सकता, यहां पर प्रवेश भी निषेध होता है, यहां पर प्रवेश क्या होता है, निषेध होता है। और आपको पता होगा ये वाले जो वन पाए जाते हैं ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना क्योंकि ये तो परसेंटेज से पता चल रहा है सर्वाधिक पाए जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए सर वानस्पतिक आपकी पारिस्थितिक जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपकी वानस्पतिक या पारिस्थितिक जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन होते हैं, उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण वन होते हैं। और ये आरक्षित वन होते हैं, ये कितने परसेंट पे पाया जाता है, 37.05% पे ये पाया जाता है। ओके, ये आपका वन विभाग के अधीन होते हैं और इसमें प्रवेश तक निषेध होता है और ये आपकी पारिस्थितिकी जैव विविधता की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण वन होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला तीसरे नंबर का जो अनक्लासिफाइड वन होता है जिसको अपन बोलते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन इनमें क्या होता है, यानी कि ये पाए जाते हैं आपका 6.52% 6.52% पे ये पाए जाते हैं। और इसके साथ में ध्यान देना कि यहां पर आप कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हो, ये भी वन विभाग के अधीन ही होते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी इसके अंतर्गत कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो यार, सारे क्रियाकलाप कर सकते हो, सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं, लेकिन वन विभाग की ये क्या आते हैं, अधीन में आते हैं। सर इस प्रकार के वन कहां पर देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जो वन होते हैं जैसे कि रोड के किनारे होते हैं, रोड के किनारे, घर के आसपास, घरों के आसपास, खुले खेत में जो आपके वन पाए जाते हैं उनको बोला जाता है। और सर ये जो भी आपके संरक्षित क्षेत्र जो होता है, जैसे कि मैं बात कर लूं सर कंजर्वेशन जो रिजर्व होता है ना, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये जितने भी प्रकार का जो आपका आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसके अंतर्गत जो वन पाए जाते हैं उनको आरक्षित वन बोला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन होते हैं, यहाँ सर्वाधिक छूट मिली होती है, ये सर्वाधिक आपकी पारिस्थितिक जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और ये सर्वाधिक पाए जाने वाले वन होते हैं। ये तीन प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। यदि ये वाला आपसे पूछा जाए कि सर ये वन आपके सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तब आपको बताना है कि सर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं 12 में। कहां पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं 12 में। और ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो इसमें बता देना सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर में, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर में। और इनकी बात करें तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में, ये वन पाए जाते हैं सर्वाधिक बीकानेर में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इन वनों का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। यदि एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझना चाहे, सारों को एक ही साथ में कंक्लूड अपन करना चाहे, तो यहाँ पर बता देना सबसे पहले पी प्रकार के वन हो जाएगा, उसके बाद में आर प्रकार के वन हो जाएगा, इसके बाद में यू प्रकार के वन हो जाएगा। यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अपन बात करें तो आपका राजस्थान में इधर वाला कौन सा पड़ जाता है, ये सर 12 पड़ जाता है। दक्षिण में कौन सा पड़ जाता है, सर दक्षिण में तो उदयपुर पड़ जाता है, तो ये उदयपुर में हो जाएंगे सर्वाधिक। और इसकी अपन बात करें तो ये इधर बीकानेर पड़ता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो सर बीकानेर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिलती, पी आर यू यदि घड़ी की दिशा में आप चलते हैं तो ये आपका सर्वाधिक हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया, तीसरे नंबर का हो गया। इनके परसेंटेज भी आप साथ में ऐड कर सकते हो, 56.43 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें आपका 37.05 कर सकते हैं और इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, 6.52% कर सकते हो। और ये देखो इसी टाइप से आपके क्रम में बढ़ते हैं। क्लियर है क्या? तो ये आपका हो गया कौन सा वनों का वर्गीकरण, हमारा प्रशासनिक दृष्टि से।